Good morning students and my dear friends, today is 23rd of August 2023 Wednesday। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is 99% of failure comes from the people who have the habit of making excuses। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 16 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, पार बॉइल्ड राइस में अट्रैक्ट एक्सपोर्ट लेवी। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी नॉन बासमती राइस की वैरायटीज़ हैं उन पर ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे। हालांकि बासमती राइस को उससे एग्जेम्प्ट कर रखा था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो उसी ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस को जो कि नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर लेवी थी, अब उसको एक्सटेंड करने का सोच रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो थिंकिंग टू इम्पोज अ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस दैट इज़ MEP ऑन ऑल टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ऑल टाइप्स ऑफ राइस वैराइटीज़। और आज की न्यूज़ में स्पेशली बासमती वैराइटीज़ की बात करी गई है। तो वाइट राइस के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, वाइट राइस के एक्सपोर्ट को कम करने के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों गवर्नमेंट वाइट राइस के जो एक्सपोर्ट है, जितना भी वाइट राइस का एक्सपोर्ट है उस पर क्यों बैन लगा रही है, क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। तो इसका सीधा रीज़न है कि जिस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस एस्केलेट हो रहे हैं स्टेपल क्रॉप के, स्पेशली अगर हम राइस को देखें तो राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड इन इंडिया, और उसका प्राइस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत सारे जो सेक्शन है, स्पेशली जो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसके लिए ये स्टेपल डाइट भी अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी। एंड दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू मेंटेन द एस्केलेटिंग प्राइसेस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डोमेस्टिक प्राइसेस, गवर्नमेंट इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन वाइट राइस एक्सपोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तक तो गवर्नमेंट ने जितने भी नॉन बासमती पार बॉइल्ड राइस थे उन पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। नाउ वाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली एक्सटेंडिंग दिस ड्यूटी रिस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन बासमती राइस। तो हो ये रहा है कि कई सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लेबलिंग कर दे रहे हैं बासमती राइस की, और फॉल्स लेबलिंग करके वो नॉन बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट ने जितने भी नॉन बासमती पार बॉइल्ड राइस थे उनके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट था वो अलाउ था या उस पर कम रिस्ट्रिक्शंस थे या कम इंपोर्ट ड्यूटी थी। तो उसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को या बैन रिस्ट्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए एक्सपोर्टर्स जो हैं फॉल्स लेबलिंग कर रहे हैं शिपमेंट्स की। तो गवर्नमेंट इसी वजह से अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है नॉन बासमती पार बॉइल्ड राइस का, इसको बासमती राइस पर भी एक्सटेंड करना चाह रहे। तो गवर्नमेंट में इम्पोज अप्रॉक्सीमेटली 20% ड्यूटी ऑन नॉन बासमती पार बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए 20% ड्यूटी जो है वो नॉन बासमती पार बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट लगा सकती है। इसके अलावा जो MEP है दैट इज़ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, वो भी बैरियर जो है गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है। अप्रॉक्सीमेटली $1,250 पर टन का MEP भी गवर्नमेंट जो है वो लेवी कर सकती है बासमती राइस पर। तो नॉन बासमती राइस पर 20% की ड्यूटी, बासमती राइस पर MEP जैसे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। हालांकि ये कब इंप्लीमेंट होगा, दिस पर्टिकुलर डिसीजन विल डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स कि डोमेस्टिक मार्केट में राइस के प्राइसेस कितने हैं। इसके अलावा कई सारे और जो एक्सपोर्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको देखने के बाद, उनको एनालाइज करने के बाद प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन वाइट राइस एक्सपोर्ट बासमती और नॉन बासमती वैराइटीज़ पर लगा सकती है। अगर हम बात करें मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, तो ये जो क्राइटेरिया है ये पहली बार 2011 में गवर्नमेंट ने बासमती राइस पर लगाया था। रीज़न सिंपली टू डिटर द एक्सपोर्ट सो दैट द डोमेस्टिक प्राइसेस कैन बी मेंटेन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट कब ये लगाती है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, जब इंडिया में एग्रीकल्चर डिसरप्शन होता है या प्रोडक्शन डिसरप्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी, स्पेशली फूड कमोडिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो उतनी क्वांटिटी में या उतने अमाउंट में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ करते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाती है।
हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो बासमती राइस है उसका तो प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ, देन वाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली पुटिंग दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन बासमती राइस एज वेल। वाइट राइस एक्सपोर्ट और जो अदर नॉन बासमती पारबॉइल्ड राइस वैराइटीज़ हैं उन पर लगाए थे, दैट इज़ ओके, बट बासमती का तो ठीक ठाक प्रोडक्शन हुआ है, तो उस पर क्यों गवर्नमेंट इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। सो लेट अस सी गवर्नमेंट ने जो ये MEP का रिस्ट्रिक्शन लगाने का डिसीजन लिया है, जो लगाने का सोच रही है गवर्नमेंट स्पेशली बासमती राइस पर, उसको कब इंप्लीमेंट करती है और कौन सारे फैक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट कंसीडर, या किन फैक्टर्स को गवर्नमेंट कंसीडर करती है। सो दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ऑन इम्पोजिंग 20% ड्यूटी ऑन नॉन बासमती पारबॉइल्ड राइस एंड minimum MEP for basmati rice. So India's average प्राइस ऑफ राइस इन रिटेल मार्केट मंथली एवरेज है अगस्त 22 से लेकर के अगस्त 23 तक का डेटा दिया हुआ है। हम सिंपली देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज़ कर रहा है, जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है। इट मीन्स जो प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रहे हैं, और राइस बीइंग अ वेरी स्टेपल फूड, उसका प्राइस मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें इन टर्म्स ऑफ मिलियन टन्स, तो फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा दिया हुआ है पार बॉइल्ड राइस और बासमती राइस है कितना एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने अप्रैल से अगस्त और अप्रैल से जून के पीरियड में किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया अडॉप्ट्स भारत NCAP फॉर सेफ रोड। So in partnership with London-based global NCAP, Indian government is going to introduce भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट BNCAP प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। किसके कोलैबोरेशन से, किसकी पार्टनरशिप से? लंदन बेस्ड जो ग्लोबल NCAP है उसके कोलैबोरेशन से। एंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको BNCAP भी कहा जा रहा है, दिस इज अ क्रैश टेस्टिंग स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स। और ये कब से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर से ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सीधा इसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए रोड सेफ्टी को ये प्रोग्राम जो है वो इन्हेंस करेगा, और जो डेडलीस्ट रोड्स हैं या जो रूट्स हैं उन पर रोड सेफ्टी को इंश्योर करेगा। तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने इस प्रोग्राम को BNCAP प्रोग्राम को अनवील किया, और सीधा इसका पर्पस है क्रैश टेस्टिंग मोटर व्हीकल्स अप टू 3.5 टन्स एंड असेसिंग द स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो व्हीकल्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनकी टेस्टिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्रैश टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बेसिस पर उनको स्टार असाइन किया जाएगा। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर हम रोड की सेफ्टी की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इट इज़ वेरी क्रूशल। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया एनुअल रोड एक्सीडेंट्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख एनुअल रोड एक्सीडेंट इंडिया फेस करता है, जिसमें से 1,50,000 डेथ्स होती हैं। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। और अगर हम डेली टोल की बात करें तो डेली अप्रॉक्सीमेटली 400 डेथ जो होती हैं वो रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो इट इज़ अ हाई टाइम दैट गवर्नमेंट शुड सेट दिस एज अ प्रायोरिटी, और इसीलिए लंदन बेस्ड ग्लोबल NCAP से मिल करके एक ग्लोबल बेंचमार्क, ग्लोबल स्टैंडर्ड को पैरामीटर बनाया गया, जिसके बेसिस पर इंडिया का ये भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। एंड अंडर दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क व्हीकल विल बी असाइन स्टार रेटिंग एज आई डिस्कस्ड। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं दे कैन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जितना अच्छी स्टार रेटिंग होगी इट मीन्स उतना अच्छा या उतना सेफ व्हीकल है, और इसी स्टार रेटिंग के बेसिस पर गवर्नमेंट जो कंज्यूमर्स हैं वो सेफर कार, सेफर ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। Apart from it, this particular BNCAP framework will also facilitate or encourage the competition among the automakers और automaking companies। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो OEMs हैं, जो automaking companies, automobile making companies, automobile companies हैं, they will actually compete to get the better star rating so that consumer will prefer their product, their व्हीकल। तो इससे क्या होगा? कंपटीशन भी इम्प्रूव होगा, और कंपटीशन इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली कंपनीज जो हैं, जो OEMs हैं, वो और सेफर व्हीकल्स हैं वो हैं असेंबल करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। अबाउट 6 to 8 सर्टिफाइड टेस्टिंग स्टेशन जो हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल्स हैं डिफरेंट ऑटो हब्स में। और गवर्नमेंट का मानना दिस इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग द स्ट्रक्चरल एंड पैसेंजर सेफ्टी ऑफ कार्स इन इंडिया। सो लेट अस सी कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलता है। बट
At least this is a good initiative that is taken by government in order to ensure the safer road for consumers or for passenger. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, बिवेयर ऑफ फेक वेट लॉस ड्रग। अगर हम काउंटरफीट ड्रग की बात करें या फेक ड्रग्स की बात करें तो उसका मार्केट ह्यूज है इंडिया में, और टाइम टू टाइम जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो कई सारे मेजर्स भी लेती रहती हैं इन काउंटरफीट ड्रग्स को, फेक ड्रग्स को रोकने के लिए। तो उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो हमारे इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर या ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है दैट इज़ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI, उसने रिसेंटली अलर्ट जारी किया है स्पेशली ऐसी काउंटरफीटेड ड्रग्स और फॉल्सिफाइड ड्रग्स जो कि वेट लॉस ड्रग की तरह पोर्ट्रेट करी जाती हैं, एडवर्टाइज करी जाती हैं। स्पेशली अगर देखो तो जो डायबिटीज ड्रग्स हैं, जो डायबिटीज़ कंट्रोल करती हैं, शुगर कंट्रोल करती हैं ब्लड में, इस तरह के ड्रग्स को पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि दे आर एक्चुअली वेट लॉस ड्रग और दे कैन बी यूज टू ट्रीट द वेट लॉस। और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है इस समय वेट लॉस को लेकर के, इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देखने को मिल रहा है। और इसी पर्टिकुलर ऑब्सेशन और डिमांड को टैप करने के लिए जो फार्मा कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली मिसलीडिंग द कंज्यूमर्स। और इसी वजह से सिर्फ इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर है उसने ही नहीं, अगर हम देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने लास्ट वीक सोशल मीडिया के थ्रू वार्निंग भी दी थी कि कई सारी ड्रग्स हैं स्पेशली ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर that is GLP-1 RIP that is being sold as at different physical outlets as a weight loss drug। और कई सारे डॉक्टर्स जो हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, वो भी इसको एडवाइस कर रहे हैं। तो इसको लेकर के भी ड्रग रेगुलेटर्स ने डॉक्टर्स को बोला है कि आप ऑल्टरनेटिव प्रेस्क्राइब करिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस ड्रग को, और अगर आप ये ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो पेशेंट को इसके लाइकली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, उनके बारे में बताइए, जैसे कि पेशेंट जो है वो अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। सो देयर हैज़ बीन अ सर्च ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ GLP-1 RIP प्रोडक्ट्स फॉर वेट लॉस। हालांकि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कई सारे काउंटरफीट और फॉल्सिफाइड वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। तो इसी को लेकर के जो ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने रिसेंटली कंज्यूमर को अवेयर कराया। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। रेजिंग प्राइजेस वारंट ग्रेटर विजिल सेज FinMin। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग भले ही इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंटिन्यू है, लेकिन इसके बावजूद भी डोमेस्टिक कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट डिमांड को पॉजिटिवली देखते हुए भी जो RBI है और जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं उनको विजिल रहना पड़ेगा इन्फ्लेशन के लिए। तो पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उनको एम्फेसाइज करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के करंटली? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, कंजप्शन है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है और अच्छी खासी ग्रोथ, एक ठीक ठाक डिसेंट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद जो मेजर चैलेंजेस हमें इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है दैट इज इन्फ्लेशन एट एवरी पार्ट। तो उसी को लेकर के जो लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट है उसमें क्लियरली बोला है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि अपार्ट फ्रॉम दीज गुड और पॉजिटिव इंडिकेटर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीड टू कीप अ ग्रेटर विजिल ऑन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अदरवाइज आगे आने वाले टाइम में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फार्मा ईजी प्लान ₹3,500 करोड़ राइट्स इशू नेक्स्ट वीक। तो omni-channel pharmacy chain Pharma Easy is going to raise 3,500 crore through rights issue। तो राइट्स इशू के थ्रू 3,500 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है कौन? फार्मेसी कंपनी और फार्मा कंपनी फार्मेसी। तो नेक्स्ट वीक ये राइट इशूज़ जो हैं वो इशू किए जाएंगे और इस पर्टिकुलर फंड के थ्रू जो कंपनी है दैट विल एक्चुअली रीपे अ बिग चंक ऑफ देयर लोन, स्पेशली जो गोल्डमैन सैक्स में उनका लोन जो ड्यूज है उसको पे करेगी कंपनी। तो 3,500 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है थ्रू राइट इशूज़। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इसके साथ में पेज नंबर 4 पर दिया हुआ आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिसेंट इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल, इन्फ्लेशन में स्टे एलिवेटेड इन कमिंग मंथ्स FinMin। जैसा कि अभी हमने मिंट की एनालिसिस में डिस्कस किया है कि भले ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी है, कंजप्शन हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद भी RBI और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे नीड टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन। तो उसी को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉशन किया है कि ग्लोबल और रीजनल अनसर्टनिटीज़ जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगे इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को, इंडिया का जो डोमेस्टिक
इकोनॉमिक सिस्टम है वो इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के थ्रू। तो जिस तरीके से ग्लोबल और रीजनल अनसर्टनिटीज़, रिसेशनरी सिचुएशंस ब्लो कर रही हैं, इंडिया उससे अछूता नहीं रह सकता। इंडिया पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हमें देखने को मिल भी रहा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के थ्रू। और ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये आगे आने वाले कई मंथ्स में कंटिन्यू रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी 1-2 मंथ में कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद ये हम इन्फ्लेशन से जो है वो ओवरकम कर जाएंगे। जिस तरीके से ग्लोबल और रीजनल अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये प्रोजेक्शन है कि अभी फ़िलहाल के लिए अपकमिंग मंथ्स में भी हमें ये इन्फ्लेशन का चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर RBI टू मेंटेन, टू वारंट अ ग्रेटर विजिलेंस ऑन दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो गवर्नमेंट और RBI दोनों को ही कॉशियस रहना पड़ेगा इन्फ्लेशन को लेकर के। तो कई सारे जो इंटरनेशनल फैक्टर्स, जैसे कि रिसेंटली रशिया ने टर्मिनेट कर दिया ब्लैक सी ग्रेन डील, जिसकी वजह से जो वीट ग्रोइंग एरियाज़ हैं उनमें ड्राई कंडीशंस थे, जिसकी वजह से रशिया ने अपना ये डील थी कैंसिल कर दी और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें सीरियल के प्राइसेस पर देखने को मिला। इंडिया में भी हमें राइस के जो प्राइसेस हैं, अदर फूड कमोडिटीज़ जो स्टेपल प्राइसेस हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज, स्टेपल जो है उनके प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो रिसेंटली प्रोडक्शन डिसरप्शन की वजह से ग्लोबल लेवल पर कई सारी डील के कैंसिल होने से, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो सीरियल के प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, शूट अप कर रहे हैं। अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो वाइट फ्लाई डिजीज, uneven distribution of monsoon, all these have actually impacted the प्रोडक्शन ऑफ स्टेपल्स इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो इम्पैक्ट किया है, जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, चाहे वो स्टेपल्स हों, उन सब के प्राइस जो है डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से स्पेशली फूड सेगमेंट जो है वो उसका प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और इसी को देखते हुए जो RBI है, गवर्नमेंट है, वो आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इन्फ्लेशन के लिए तैयार रहे। ऐसा कहा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट है उसमें। तो प्राइस प्रेशर इन फूड आइटम एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांजिटरी, इट मीन्स इट विल बी स्टेड फॉर फ्यू मंथ्स। ऑल्दो कुछ पॉजिटिव आउटलुक्स के बारे में भी बात करें, इंक्रीज MSP एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ हेल्दी खरीफ क्रॉप विल एड स्ट्रेंथ टू रूरल डिमांड। एक्सटर्नल फैक्टर हैज़ डिस्प्लेड रेजिलियंट विद स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो सर्विस में तो हमें ग्रोथ, सर्विस एक्सपोर्ट में तो ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हुआ है और ये न्यूज़ भी हमने कवर करी थी अगर आप रेगुलर हैं चैनल पर। तो इसके अलावा गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट करेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी पॉजिटिवली जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन इस क्राउडिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। व्हाट इज दिस क्राउडिंग इन इफेक्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए। तो कई सारे जो की पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए गए हैं इस इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में। अब इसके ही साथ पेज नंबर 4 पर भी इसी रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। ग्रोथ में अलाइन विद RBI फोरकास्ट, एक्सपेंड क्लोज टू 8% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 24। तो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो RBI ने जो Q1 के लिए, किसके Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के Q1 के लिए, यानी अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है उस ड्यूरेशन के लिए जो GDP फोरकास्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 8% का किया था। जो फर्स्ट क्वार्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही वो इतनी ही रही, अप्रॉक्सीमेटली 8% हमें GDP ग्रोथ रेट देखने को मिली है एज प्रोजेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया MPC कमेटी। हालांकि ऑफिशियल डेटा जो है GDP का फॉर दिस क्वार्टर दैट इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन August 31 अभी रिलीज नहीं हुआ है, ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं हुआ है, बट GDP ग्रोथ रेट स्टूड एट 13.1% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 6.1% इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। और कई सारे अगर एनालिस्ट की बात करें जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड, तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट बिजनेस स्टैंडर्ड जितने भी एक्सपर्ट्स या इकोनॉमिक्स से बात की तो उनके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8.5% GDP ग्रोथ जो है वो Q1 में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई सारी और अगर एजेंसीज की बात करें, नोमुरा, बार्कलेस, USB, PwC, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रिसिल, SBI, ICRA, RBI, तो इन सब के प्रोजेक्शंस आप देख सकते हैं।
हालांकि गवर्नमेंट का ही कहना है या जो एक्सपोर्ट इकोनॉमिस्ट उनका ही कहना है कि 7 to 8.5% की रेंज में रहेगी। और आरबीआई का कितना प्रोजेक्शन है, आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि 8% हमें जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट Q1 में देखने को मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस प्रोजेक्शन। 31 अगस्त को एक्चुअल ऑफिशियल डेटा जो है वो जीडीपी को लेकर के रिलीज होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, लिक्विडिटी इन डेफिसिट फॉर फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल ईयर 24। अगर आपने कल की न्यूज़ सुनी है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ICRR की वजह से एक एक्सेस अमाउंट में जो लिक्विडिटी है जो वो एब्जॉर्ब हुई है मार्केट से, और यही आरबीआई का पर्पस, आरबीआई स्पेशली एमपीसी का यही पर्पस था, इसीलिए 10% ICRR जो है वो रिकमेंड किया था लास्ट MPC की मीटिंग में आरबीआई ने। एंड एज पर द रीसेंट डेटा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अकॉर्डिंग टू द डीलर्स, द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी स्लिप्ड इनटू डेफिसिट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी है वो डेफिसिट में आ गई है। और इसका रीज़न, सीधा सीधा रीज़न, जो ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो लास्ट MPC में जो इम्पोज किया गया था फॉर बैंक्स, इसकी वजह से, और जो GST पेमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है, टैक्स पेमेंट जो हुआ है उसकी वजह से, इन दो फैक्टर्स की वजह से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन बैंकिंग सिस्टम आर सीइंग और हैज सीइंग द डेफिसिट इन लिक्विडिटी। और अगर हम देखें लास्ट टाइम इससे पहले लिक्विडिटी डेफिसिट कब देखने को मिला था, तो मार्च 27, यानी इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर 23 में मार्च 27 को इससे पहले लिक्विडिटी डेफिसिट थी, और उस समय आरबीआई ने अप्रॉक्सीमेटली 45,575 करोड़ जो थे वो इंजेक्ट किए थे। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो इस बार ये लिक्विडिटी जो है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के डिसीजन की वजह से है, और हो सकता है इस लिक्विडिटी डेफिसिट की वजह से मार्केट जो ये एंटिसिपेट कर रही है कि आरबीआई बहुत जल्द ही वेरिएबल रेपो रेट VRR ऑक्शन को अनाउंस कर सकता है इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज द लिक्विडिटी। हालांकि अभी तक कोई आरबीआई के साइड से अनाउंसमेंट नहीं आया, बट अपार्ट बिकॉज ऑफ ICRR और टैक्स पेमेंट देयर इज अ लिक्विडिटी डेफिसिट and market participants are anticipating RBI intervention in forex market as well as in domestic market. Let us see कि एक्चुअली में आरबीआई क्या डिसीजन लेती है। सो दिस इज आरबीआई's नेट लिक्विडिटी इंजेक्टेड सिंस मार्च 27-23 टू अगस्त 21-23। तो कितनी बार आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने जो है वो लिक्विडिटी इंजेक्शन किया है। हालांकि इस बार दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी डेफिसिट इज caused by RBI's ICRR decision and tax payment. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 9 that is given on page number 6 of business standard, India's July Russian oil imports dip anticipated थी ये न्यूज़। जिस तरीके से रशिया ने अपने प्रोडक्शन कट किए थे, जिस तरीके से रशिया ने डिस्काउंट ऑयल में जो इंडिया को मिलता था उसमें कट किया, उसके बाद से ऐसा एंटिसिपेट था कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है स्पेशली रशिया से वो डिप कर सकता है, क्योंकि रिसेंट टाइम में इंक्रीज़ हुआ था। और क्यों इंक्रीज़ हुआ था हम सभी जानते हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशिया पर जो सेंक्शन लगे थे, वेस्टर्न कंट्रीज ने सेंक्शन लगाए थे, उन सेंक्शन को ओवर करने के लिए रशिया ने इंडिया और चाइना जैसे अदर कंट्रीज को डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर किया था, और डेफिनेटली इंडिया ने उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से टैप किया था। बट नाउ रशिया इज एक्चुअली रिमूविंग दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो रशिया से आता था। रिसेंटली रशिया से हमारा इंपोर्ट बहुत इंक्रीज हो गया था बिकॉज ऑफ दैट डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। बट अब अगर हम जुलाई का इंपोर्ट का डेटा देखें, स्पेशली क्रूड ऑयल इंपोर्ट का देखें, तो पहली बार 9 महीनों में जो इंडिया का जुलाई क्रूड ऑयल इंपोर्ट है रशिया से वो डिप किया है, वाइल इनबाउंड शिपमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टम्बल टू देयर लोवेस्ट इन 2.5 या 2.5 सालों में, पिछले 2.5 सालों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है सऊदी अरेबिया। और सिर्फ रशिया से ही हमारा इंपोर्ट जो है वो डिप नहीं हुआ है। अगर हम अदर मेजर इंपोर्टिंग पार्टनर्स को देखें और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को देखें जैसे कि सऊदी अरेबिया, उससे भी हमारा जो है वो प्रोडक्शन जो है इंपोर्ट जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट वो रिड्यूस हुआ है। रीज़न ये है कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिसेंटली डिसीजन लिया था कि दैट दे विल कट द प्रोडक्शन, और उसकी वजह से जो प्राइस हैं क्रूड ऑयल के वो इंक्रीज़ हुए हैं। प्राइस इंक्रीज हो तो इमीडिएटली इंडिया और चाइना जैसे जो कंट्रीज़ थे उन्होंने अपना ऑयल इंपोर्ट जो है वो कट कर दिया है।
तो जो रीसेंट ओपेक प्लस का डिसीजन रहा, ओपेक प्लस इसमें रशिया भी इंक्लूडेड है, तो ओपेक प्लस ने डिसीजन लिया कि वो प्रोडक्शन कट करेंगे। प्रोडक्शन कट और प्रोडक्शन इंक्रीज करने का डिसीजन क्यों लेते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज? सिंपली टू मैनिपुलेट द प्राइस। अगर प्रोडक्शन कट करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो प्राइस डिक्रीज होगा। तो ये जनरली कंट्रीज जो हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ये इन्होंने अपना एक कार्टल बना रखा है और उसी कार्टल के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन सारे जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक के वो फॉलो करते हैं। रिसेंटली ओपेक प्लस ने डिसीजन लिया कि दे विल कट द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्राइस सो दैट देयर रेवेन्यू कैन इंक्रीज, और उसी के रिस्पॉन्स पे इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज ने ऑलरेडी अपना जो इम्पोर्ट है वो कम कर लिया है। और अगर क्वांटम की बात करें कितना कितना कट डाउन किया था प्रोडक्शन में, तो सऊदी अरेबिया ने अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्शन कट वॉलंटरी अपना बोला था। इसी तरह रशिया ने जो एक्सपोर्ट है वो अगस्त में अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख BPT कम किया है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ओपेक प्लस में, और अगर ये इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट में सप्लाईज पर और प्राइस पर डायरेक्ट देखने को मिलता है। और अगर इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट को देखें तो इंडिया का जो ओवरऑल इंपोर्ट है वो 5.2% से डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम जून टू 4.4% BPT ऑयल इन जुलाई। तो जुलाई में 5.2% का ओवरऑल डिक्लाइन हमें ऑयल के इंपोर्ट पर देखने को मिल रहा है एज पर द रीसेंट डेटा। तो दिस इज ओपेक शेयर ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट ड्रॉप्स टू रिकॉर्ड लो। ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज रिकॉर्ड लो इंपोर्ट दैट हैज़ बीन डन बाय इंडिया, और इसका सीधा रीज़न जो कि डिस्काउंट कट कर दिया है रशिया ने, इसके अलावा ओपेक प्लस नेशन ने जो अपना प्रोडक्शन कट किया, उसके बाद इंडिया ने भी अपना इंपोर्ट कट कर दिया है। और इंडिया अदर सोर्सेस पर भी फोकस कर रहा है। इफ़ यू रिमेंबर एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो केस है वो भी इंडिया कंसिडर कर रहा है, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करी जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपेक कंट्रीज और नॉन ओपेक कंट्रीज, एंड दिस लाइन इंडिकेट्स ओपेक शेयर ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट। हम देख सकते हैं ईयर बाय ईयर हमें इसमें डिक्लाइन देखने को मिला, और इस बार सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। ऐसा कहा जा रहा है पिछले कई सालों का ये लोवेस्ट पॉइंट, और हम क्लियरली देख भी सकते हैं। इसी के साथ एक और इन्फोग्राफिक एसोसिएटेड है जो कि हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग आउटपुट रोज 2.2 to 21.9 MT इन जुलाई। तो एक साइड तो हमने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया है, दूसरा अगर हम देखें क्रूड ऑयल रिफाइनिंग आउटपुट जो है इंडिया में वो हमें जुलाई के मंथ में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 21.9 MT का क्रूड ऑयल हमने रिफाइन किया है, जो कि पिछले से के कंपैरिजन में 2.2% ज़्यादा है। तो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियाज रिफाइनरीज प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 21.9 MT ऑफ क्रूड ऑयल इन जुलाई। तो जुलाई में हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है, लेकिन जो रिफाइनरीज हैं वो प्रोसेस ज़्यादा कर रही हैं। रीज़न बिहाइंड आप मुझे बताइए, अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि क्यों हमें ये डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है। एक साइड हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो रहा है, लेकिन एक साइड हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं आउटपुट को। तो ये जो मिसमैच हमें डेटा में देखने को मिल रहा है जुलाई के मंथ में, इसका रीज़न क्या है? इफ़ यू आर रेगुलर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट टू प्रोक्योर 200K tons onion amid farmer protest. So barely day after imposing 40% export tax on onion, जिससे कि अनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको रोका जा सके और डोमेस्टिक मार्केट में जो अनियन के प्राइस है उनको कूल डाउन किया जा सके। और इसको लेकर के कल हमने न्यूज़ भी करी थी कि जो APMC है वो स्ट्राइक पर चली गई है गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद से। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ऐसा गवर्नमेंट ने वापस नहीं लिया है। सो विच इन टर्न ट्रिगर द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस द ग्रोइंग बेल्ट। बट इसके सब के प्रोटेस्ट के बावजूद भी, इस सारी टेंशन के बावजूद भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख टन का जो अनियन है वो उसको प्रोक्योर करेगी। कितने प्राइस पर? 2410 पर कुंटल पर गवर्नमेंट मीन्स FCI के थ्रू गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करेगी, और सिंपली इन ऑर्डर टू मेंटेन द बफर स्टॉक। तो फार्मर से अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख टन का अनियन प्रोक्योर करेगी बफर स्टॉक, जिससे कि अगर आगे आने वाले टाइम में अनियन के प्राइस शूट अप करते हैं तो गवर्नमेंट सप्लाई को मेंटेन कर सके। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Buckling up, India launches first car crash test program that we have already discussed in Mint. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट टेल्स ओला, हीरो मोटर, TVS Ather to pay customer ₹278 crore by नवंबर। तो कई सारे जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली EV व्हीकल परचेज किए, उन्होंने गवर्नमेंट से कंप्लेन करी कि दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिम्बर्समेंट फॉर देयर
ऑफ बोर्ड चार्जर्स, और उसी को लेकर के सेंटर ने एक डिसिसिव एक्शन लिया है फॉर डिफॉल्टिंग OEMs के अगेंस्ट। कौन कौन सी कंपनीज? ओला मोटो, हीरो मोटो, टीवीएस और एथर। और उनको डिसीजन, उनको बोला है कि जल्द से जल्द वो कंज्यूमर्स का अप्रॉक्सीमेटली जो 278 करोड़ का जो अमाउंट ड्यू है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख कस्टमर्स को, उसको नवंबर एंड तक उसको डिसबर्स कर दिया जाए। और इसके लिए चारों ही कंपनीज को नोटिस भी सेंड किए जा चुके हैं। और अगर ये जो OEMs हैं, अगर ये डिसबर्स नहीं कर पाते हैं कंज्यूमर को नॉन रिसीट रिइंबर्समेंट ऑफ बोर्ड चार्जर्स, इन दैट केस उनकी जो सब्सिडीज़ हैं फेम की वो बंद कर दी जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने वार्न किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया टू बिकम वर्ल्ड ग्रोथ इंजन, द 5th ब्रिक्स समिट। व्हाट इज़ दिस ब्रिक? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ट्यूसडे को जो ब्रिक बिजनेस फोरम लीडर डायलॉग है उसमें इंडिया की पोजीशन को रीटरेट किया है और बोला है इंडिया इज नाउ गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स ग्रोथ इंजन, और बहुत जल्द ही इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा। तो कई सारे जो रिफॉर्म्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के उसको डिस्कस किया है और इंडिया की पोजीशन को रीटरेट किया, किस तरीके से इंडिया जो है वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर सामने उभरा है, मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स, और इंडिया के जो अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको रीटरेट करते हुए इंडिया को वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बताया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिक्स की 15 समिट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आउटवर्ड रेमिटेंसेस रोज 50% टू $9.1 बिलियन इन Q1। तो RBI की जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम थी, LRS स्कीम थी, उसकी वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो 50% तक इंक्रीज हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 9.1 बिलियन का हमें आउटवर्ड रेमिटेंस देखने को मिला। किस ड्यूरेशन में? Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, यानी अप्रैल से जून के पीरियड में। रीजन बिहाइंड हेल्दी ग्रोथ ऑल अक्रॉस द सेगमेंट, और जिसकी वजह से हमें ये आउटवर्ड रेमिटेंसेस में हमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली। आउटवर्ड रेमिटेंसेस मीन्स इंडिया से बाहर जो पैसा जाता है एज अ प्रॉफिट और ट्रैवल और डिफरेंट हेड्स में। तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि डिफरेंट हेड्स में कितना रेमिटेंसेस, आउटवर्ड रेमिटेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज अ मंथ वाइज कंपैरिजन। अप्रैल में 15% का इंक्रीज देखने को मिला, फिर हमें मई में 41% का इंक्रीज देखने को मिला, जून में 96%, और टोटल अगर हम देखें ओवरऑल इस क्वार्टर का तो 50% का इंक्रीज हमें आउटवर्ड रेमिटेंसेस में देखने को मिल रहा है। रीजन बिहाइंड LRS स्कीम दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ई गेमिंग फर्म्स फियर टैक्स लायबिलिटी मे राइज टू 400%। तो जिस तरीके से रिसेंटली GST काउंसिल ने 28% का टैक्स लायबिलिटी इम्पोज की, 28% की GST प्रपोज करी है किस पर? ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, कसिनो, हॉर्स रेटिंग जैसी सर्विसेज पर। उसके बाद से जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। दे आर सेइंग दैट उनकी सिचुएशन जो है वोडाफोन की तरह हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से 28% GST डिमांड कर रही है कंपनी से, जैसे गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी से, आफ्टर दिस अमेंडमेंट ऑफ लॉज, और जब इन्फोर्स आएगी तो उसको लेकर के जो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर अगर ये टैक्स इम्पोज किया गया तो इनकी सिचुएशन वोडाफोन जैसी हो सकती है, जैसे वोडाफोन की सिचुएशन हुई थी AGR उसको लेकर के। तो इसी को लेकर के जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है दे आर एक्चुअली फियरिंग दिस पर्टिकुलर 28% GST टैक्स मूव, और इसका जो रेट्रोस्पेक्टिव अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो डेफिनेटली जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।